नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। और पिछली आपने 4 लेक्चर जैसे देख ही लिए होंगे और ये थंबनेल से भी समझ रहे होंगे कि 5वां लेक्चर है घटनासार की करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है। अब इसमें क्या खास रहने जा रहा है, अभी हमने 4 लेक्चर राष्ट्रीय घटनाक्रम के करे हैं, अब हम 5वां लेक्चर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का करने जा रहे हैं। अभी तक हम बुक के डायरेक्ट मैगजीन के पेजेस से कर रहे थे। अब हमने क्या किया है कि इसको क्रिस्प कंटेंट करने के लिए इसको हैंड रिटन नोट्स में तैयार कर दिया है। अभी सबके कमेंट्स आ रहे थे कि इतनी बल्कि मैगजीन है, कैसे याद रखें उसको। अब याद रखने के लिए भी आपको देखिए जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है बुक में या और एक्स्ट्रा ऐड करने की आवश्यकता है तो ऐड वैल्यू ऐड करके मटेरियल और बुक से निकाल के मतलब मैगजीन से मटेरियल निकाल के आपके शॉर्ट नोट्स में हैंड रिटन में तैयार कर दिया गया है। अब देखिए लगभग 15 से 16 पेजेस जो आपके थे अब वो 4 पेजेस में आ गए हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे लगभग ये आपके 4 पेजेस में क्रिस्प कंटेंट आ गया है पूरा। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जरूरत थी आगे की मैगजीन या पीछे की मैगजीन जहां से भी उठा के हमें एक जगह जो फैक्ट्स लाने थे वो हमने एक जगह ला दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि केवल इसको रट्टा मार लें या जो क्लास में हम लोग याद करवाते हैं ट्रिक्स के साथ उसके याद कर लें। और ये आपके नोट्स कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां आपको फ्री पीडीएफ ये मिल जाएगी। तो सीधा देखते हैं क्या टॉपिक रहने जा रहे हैं। अब पहला टॉपिक क्या है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम जो घटनासार की अर्धवार्षिकी है। तो पहला टॉपिक क्या है इसका, मैगजीन भी जिसको मैगजीन से पढ़ना हो मैगजीन से भी आप टॉपिक मिला सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ा तो नहीं है, मोस्टली चांस रहेगा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, एक्स्ट्रा ही आपको फैक्ट्स और एक्स्ट्रा ही मटेरियल दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिसंबर में क्या किया है, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा की है। बहुत देशों की यात्रा करते हैं, हमें लगभग सब देशों में क्या हुआ क्या करने जा रहे हैं सब याद नहीं करना है। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा हुई है। तो जिस देशों में खासतौर से प्रधानमंत्री जाते हैं उन देश की राजधानी या उन देशों की क्या करना है, कौन से राष्ट्रपति हैं या उनके राष्ट्राध्यक्ष कौन है, ये हमें इंपोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उनको याद करना होता है। किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट देश देगा तो हमें याद रखना है। अब जैसे इथियोपिया और ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं और लगभग ये 28 और 29वां मतलब इथियोपिया से 28वां और ओमान से 29वां मोदी जी को नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। इतने नागरिक सम्मान हो गए हैं कि अब आप याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन अब पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। तो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा हुई, दो देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या नागरिक सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। अब देख लेते हैं जॉर्डन की राजधानी क्या है। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं किंग अब्दुल्ला द्वितीय, किंग अब्दुल्ला द्वितीय। उसके बाद है इथियोपिया, इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। इथियोपिया की तो इजीली है, सब जानते हैं। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं अबी अहमद अली, अबी अहमद अली। उसके बाद है ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट, सुल्तान हैथम बिन तारिक, सुल्तान हैथम बिन तारिक कहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ओमान के। तो मोदी जी 3 देश गए, वहां की राजधानी और वहां के राष्ट्राध्यक्ष हमें इसलिए जरूरी है कि आयोग क्या करता है 3 देशों को उठाएगा, उनके राष्ट्राध्यक्ष के नाम लिखेगा और सामने कर बोल देगा मैच कीजिए इनको, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन बनते हैं और आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता रहा है। इसीलिए हमें इन सब की राजधानी याद करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई पॉसिबल चांस नहीं है। जहां आपको चांस मिलेगा वहां आपको ट्रिक्स से याद करवा दिया जाएगा। अब जैसे देखिए जॉर्डन के बारे में आप क्या जानते हैं, जॉर्डन के बारे में हम जानते हैं कि जॉर्डन के क्या आते हैं, जॉर्डन के शूज आते हैं, मतलब जॉर्डन के जूते आते हैं। अब जॉर्डन के जूते से हमें जॉर्डन की राजधानी और वहां के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को, उनके राष्ट्रपति को याद करना है। तो जॉर्डन शूज से हम कैसे याद रखेंगे, जब कोई व्यक्ति जॉर्डन शूज पहनता है तो उसे अधिक सम्मान मिलता है। ये तो समाज की परिकल्पना जानते ही हैं कि समाज में अमीर व्यक्ति को ऑब्वियस सी बात है बाय डिफॉल्ट ज्यादा सम्मान मिलता ही है, ये चाहे आप माने या ना माने। तो जॉर्डन शूज और बहुत महंगे शूज आते हैं, जिसको नहीं पता है तो जॉर्डन के बहुत महंगे शूज आते हैं, एयर जॉर्डन नाम से शूज आते हैं। अब जॉर्डन के शूज कोई व्यक्ति पहनेगा तो उसको बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो ओमान, अम्मान, ओमान से कंफ्यूज मत करिएगा कि ओमान के सामने लिख देगा अम्मान तो आप समझेंगे ओमान की राजधानी है अम्मान। ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी है मस्कट और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। तो जॉर्डन कोई शूज पहनेगा तो उसे बहुत अधिक सम्मान मिलेगा। और जॉर्डन के शूज कौन पहनेगा, या तो पहनेगा किंग वहां का या पहनेगा दूल्हा, दुल्ला से मतलब दूल्हा। अब किंग केवल आप याद रखेंगे तो कई राष्ट्राध्यक्ष के नाम में किंग आता है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको एक और नाम याद रखना पड़ेगा, किंग और दूल्हा। मतलब किंग और वहां का दूल्हा जब ज्यादा महंगे जूते जैसे एयर जॉर्डन के पहनेगा तो उसे बाय डिफॉल्ट सम्मान मिलेगा। देखिए कुछ ट्रिक्स आपको ऐसी बनानी पड़ेगी, आप समझेंगे बेतुकी ट्रिक है, बेतुकी हो सकती है लेकिन दिमाग में ऐसी ही बेतुकी ट्रिकें याद रहती हैं। जॉर्डन शूज से बनाएंगे हम सम्मान, किंग और दूल्हा, तो हमें जॉर्डन की राजधानी और जॉर्डन के वहां के राष्ट्राध्यक्ष हमें याद हो जाएंगे।
उसके बाद देखते हैं इथियोपिया की राजधानी आपको याद है अदिस अबाबा। अब वहां के आपको क्या रखने हैं, राष्ट्राध्यक्ष याद। तो वहां के अबी अहमद अली, ये आपको याद करना पड़ेगा। या ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, इथियोपिया में डबल ए और ट्रिपल ए, डबल ए ट्रिपल ए, अदिस अबाबा और अबी अहमद अली, अबी अहमद अली, डबल ए और ट्रिपल ए, इथियोपिया, अदिस अबाबा, अबी अहमद अली। तो बार बार ए आ रहा है, अदिस अबाबा, अबी अहमद अली, तो इसमें बार बार ए आ रहा है, इसलिए आप इथियोपिया से याद रख सकते हैं, इथियोपिया ए, डबल ए और ट्रिपल ए से। उसके बाद है ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। सुल्तान हैतम बिन तारिक आपको बताया इसके क्या है, राष्ट्राध्यक्ष। अब ओमान को याद कर सकते हैं आप ओ मैन, ओ मैन से आप याद रख सकते हैं। मस्कट को याद रखिए मस्करा लगाना, या मस्करा लगाना, या किसी की मस्करी करना, या मस्करा लगाना मतलब उनकी तारीफ करना। तो सुल्तान तारीफ, तारीख को तारीफ से याद रखेंगे। ओ मैन मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, सुल्तान को, सुल्तान की तारीफ करने के लिए बहुत मस्करा लगाता है। सुल्तान की तारीफ करने के लिए तारीख को तारीफ से याद रखना है, तारीफ, सॉरी तारीफ, तारीफ करने के लिए सुल्तान की हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, ओ मैन, ओ मैन मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति सुल्तान की तारीफ करने के लिए क्या करता है, मस्करा लगाता है। आपको मस्करा से याद रखना, मस्करा मतलब चापलूसी करना। तो प्रत्येक व्यक्ति सुल्तान की तारीफ करने के लिए जबरदस्ती उसको मस्करा लगाता है, मतलब उसकी चापलूसी करता है। तो जॉर्डन सूज से याद रखना है, ओमैन मैन सुल्तान की तारीफ करने के लिए मस्करा लगाता है। इथियोपिया की आपको अदिस अबाबा याद है। अब समझिए, आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो ये ट्रिक्स याद हो जाएंगी, और ये ट्रिक्स एग्जाम में जब आएंगी ना, क्लिक करेगी, तब आप इजीली इनको कर सकेंगे। और हमें याद रखने पड़ेंगे ऐसे देशों की राजधानियां या उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो कम आते हैं, कम पूछे जाते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले अमेरिका की राजधानी क्या है, चाइना की राजधानी क्या है, रशिया की राजधानी, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका और ब्राजील, इन देशों की क्या होते हैं, बार बार सुनते हैं तो आपको याद रहता है। लेकिन हमें याद इसके इसलिए रखना है छोटे देशों के, क्योंकि इनके ही आयोग क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ओमान के साथ क्या हुआ है, ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा, सेपा हुआ है, मतलब कि मुक्त व्यापार, एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप से किसके साथ हुआ है, ओमान के साथ। ओमान के साथ हम बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, इसलिए उसके साथ सेपा साइन किया गया है। सेपा हाल ही में यूके के साथ भी मतलब समझौता किया गया है सेपा का। तो हमें ऐसे याद रखना है कि ये भी स्टेटमेंट वाइज बन सकता है कि ओमान के साथ हमने सेपा साइन किया है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद देखिए अब क्या है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉप 17, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उनकी 17वीं मीटिंग हुई है। अब पहले ये समझिए कि आपका जैसे जिसने भी इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, तो आपका 1992 में क्या हुआ था, आपका रियो समिट हुआ था, जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें आपके 3 समझौतों पर साइन हुआ था। 3 समझौते के बारे में जिक्र है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सीबीडी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक क्लाइमेट चेंज पे हुआ है, एक बायोडाइवर्सिटी पर हुआ है, और एक हुआ है आपका UNFCCD, मतलब कि कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो 3 आपके सम्मेलन हुए, एक हुआ है आपका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जिसे हम बोलते हैं CBD, एक हुआ है आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर UNFCCC, एक हुआ है आपका कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। तो अभी हम तीनों के देखेंगे, कॉप कौन सा रिसेंट में हुआ है, उसका पिछला कॉप कौन सा हुआ है, और आगे आने वाला कॉप कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉइका। तो हमें तीनों के ट्रॉइका याद रखने पड़ते हैं, ये पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। तो कॉम्बैट CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉप कौन सा, 17वां कॉप हुआ है, ये हुआ है येरेवन आर्मेनिया में। येरेवन आर्मेनिया में कॉप 17 CBD का हुआ है। कॉप 16 कहां हुआ था, कैली कोलंबिया में, बहुत अच्छे से याद होगा, कैली फंड आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमें कॉप 16 तो याद ही होगा CBD का, जिसमें आपका कैली कोलंबिया में ये आयोजन हुआ था। इसी के ऊपर कैली फंड भी बनाया गया था। कॉप 17 येरेवन आर्मेनिया में आयोजित किया है। इसका लोगो क्या है, इसका लोगो है तितली, जिसमें क्या है 23 मिश्रित रंग दिए हैं। देखिए यहाँ इसका लोगो भी दिया गया है, इसमें लगभग 23 मल्टी कलर का ये आपका क्या है, इसका लोगो है, जो तितली है, इसका नाम क्या है, एरिवान एनोमगलस ब्लू। बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रहेगा, आपको याद रखना है येरेवन में हुआ है, तितली इसका लोगो है, येरेवन से आपका येरीवान, येरेवन से येरीवान आप इजीली मैच करा लेंगे। कॉप 17 CBD का येरेवन आर्मेनिया में हुआ है, लोगो इसका तितली है, और तितली में भी इसके कितने कलर हैं, लगभग 23 मल्टी रंग, 23 मल्टी कलर का ये इसका लोगो है। ये लोगो की यहाँ फोटो लगी है, कॉप 17 येरेवन आर्मेनिया, लोगो इसलिए लगा दिया जाता है ताकि इमेज में विजुअलाइजेशन हो जाए। और ये लोगो जैसे आप देखेंगे तो आपको याद आएगा, मल्टी कलर, 2 3 23 मिश्रित रंग है, बहुत सारे मिश्रित रंग है। ऐसे ही आयोग फैक्ट या ऐसी नंबरिंग के क्वेश्चन पूछ देता है, तो क्या करें, आपको ऐसे भी क्वेश्चन
डालने पड़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी आयोग। COP17 येरेवन आर्मेनिया में हुआ है, तितली इसका लोगो है, एरीवान इसके तितली के साइंटिफिक नेम में आता है। तितली में 23 कलर, इसके लोगो में 23 कलर हैं। इसका या इसकी थीम या इसका नारा क्या है? टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, प्रकृति के लिए कार्यवाही, प्रकृति के लिए कार्यवाही। इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं आप 10, COP17 10, 10 10 से ऐसे 10, TAN, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर याद करने के लिए। COP17 का लोगो 10 है, COP17 का लोगो 10। जैसे आपको अभी आशियान पढ़ाएंगे तो आशियान का भी आपको ऐसे लोगो बताएंगे IAS, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, कुछ आपको ट्रिक्स ऐसे कुछ दिमाग में निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे जिससे आपको आगे याद रहे। तो COP17 का आपका क्या हो गया थीम या नारा? 10, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर इसका नारा हो गया। तितली इसका लोगो हो गया, 23 इसमें कलर होगा। येरेवन आर्मेनिया में ये घटित हुआ है। और COP16 कहां हुआ था आपका? कोलंबिया। COP18 की अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इसका ड्राइंग का नहीं बन पाया है। अब उसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं। HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संक्रमण का त्रिउन्मूलन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ट्राई एलिमिनेशन, मतलब इन 3 बीमारियों को ट्राई एलिमिनेट करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, इन तीनों बीमारियों का ट्राई एलिमिनेशन करने वाला विश्व का पहला देश बना है। पहला देश बना है आपका मालदीव। तो WHO के अनुसार मालदीव पहला ऐसा देश बना है जो HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के ट्राई एलिमिनेशन, त्रिउन्मूलन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। पहली बार बाघ के लिए ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट जारी की है। देखिए, कोई भी इंपोर्टेंट स्पीसीज के लिए भी कोई फेमस रिपोर्ट यदि जारी की जाएगी तो वो जारी की जाएगी किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। अब आपको पहले कमेंट बॉक्स में आपको कल भी पूछा था पिछली क्लास में कि आपको IUCN का हेडक्वार्टर बताना है और IUCN कब बना है। तो जिसने बताया बहुत अच्छी बात है, आज बता ही देते हैं। IUCN बना था 1948 में और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए, इसलिए आपको ये बाजुबानी याद होने चाहिए। तो IUCN 1948 और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अब इसने कौन सी रिपोर्ट निकाली है? ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट इसने जारी की है। किसके लिए ये रिपोर्ट होती है? टाइगर्स के लिए। टाइगर के लिए ये रिपोर्ट निकाली है, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। इसने यही बताया कि मतलब ऑल ओवर इन द वर्ल्ड कि टाइगर की स्पीसीज कम हो रही है, एक्सटेंट की कगार पर आ जा रही है। कुछ प्रयास ऐसे हैं जिसके द्वारा बचा हुआ है टाइगर, वरना टाइगर समाप्ति की ओर आ रहे हैं। यही इस रिपोर्ट में बताया गया है मोटा मोटी। तो आपको याद क्या रखना है? ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है IUCN के द्वारा टाइगर के लिए। यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना है? यूरोजोन का 21वां सदस्य, ये यूरोपियन यूनियन से अलग है। यूरोजोन क्या होता है? यूरोजोन वह होता है जो मतलब यूरोप के वह कंट्री जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकारते हैं। इससे क्या होता है कि इनकी एकल मुद्रा होती है, बहुत सारे स्टेबलाइजेशन हो जाता है मार्केट में, बहुत ज्यादा इनके हेर फेर नहीं हो पाता, ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। तो यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है आपका बुल्गारिया। इसकी कैपिटल क्या है? सोफिया। जो भी इंपोर्टेंट कंट्री की जिक्र आया है इस बुक में, वो हमने कोशिश की है कि उस देश के राष्ट्राध्यक्ष और उस देश की राजधानी को वहीं लिख दें, जिससे आप बार बार सुनेंगे ना तो मे भी बहुत से चांस होते हैं कि आपको क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा वहीं। तो यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है बुल्गारिया, इसकी राजधानी है सोफिया। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट 2025। अब आप कहेंगे ये कौन सी इंपोर्टेंट रिपोर्ट है, कॉमन रिपोर्ट है, क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि देखिए AI के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। AI की फील्ड में भारत ग्लोबली 3rd रैंक पर आया है। तो ऐसी रिपोर्ट इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ग्लोबली भारत AI की फील्ड में 3rd रैंक पर आया है, US, चाइना एंड इंडिया। इसलिए ये रिपोर्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट जारी की गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पूछ ले, इसमें यही 2 फैक्ट बन सकते हैं। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है और इसमें इंडिया की रैंक रही है 3rd। आप सोचेंगे AI की फील्ड में ग्लोबली इतनी अच्छी रैंक इंडिया की कैसे आ सकती है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको डाल दिए इंडिया की रैंक 3rd रैंक आई है। AI की फील्ड में इंडिया की 3rd रैंक आई है ग्लोबली और इसे स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इसका स्कोर चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वैसे इसका 21.59 इसका स्कोर है इंडिया का, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, बस डालने के लिए डाल दिया, बहुत सेफ रहने के लिए। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची, यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो सूची है उसमें इटालियन व्यंजन, जो इटालियन फूड है
पूरे इटालियन फूड की कैटेगरी को एक साथ शामिल कर लिया। न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि इससे पहले यूनेस्को की सूची में क्या होता था कि विशिष्ट व्यंजन, कोई स्पेशल कैटेगरी का जो आपका फूड होता है उसी को शामिल किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए इंडियन फूड हो गया, अब इंडियन फूड कोई कुजीन नहीं है, इंडियन फूड में भी आप मान लीजिए कि आपका बड़ा पाव हो गया, तो ये स्पेशल एक विशिष्ट व्यंजन को शामिल किया जाता था। या कोई खाद्य तकनीक, ऐसी कोई फूड टेक्निक होती थी कि किस प्रकार इस तकनीक से इस खाने को बनाया जाता है, अभी तक इसको इसमें शामिल किया जाता था। लेकिन पहली बार है कि किसी फूड या किसी कुजीन को पूरा ऑल ओवर, मतलब इटालियन व्यंजन को पूरा एक रूप में मूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की। अब यूनेस्को के बारे में बताइए, आपको यूनेस्को के बारे में पूछा था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सॉरी इसका हेडक्वार्टर पूछा था आपको, और ये बताया था आपका कहाँ है, पहले भी बताया था और एक बार आपसे कमेंट में भी पूछा था। तो यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में इटालियन कुजीन को शामिल कर लिया गया है। इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक घटित हुई है, ये दिल्ली में घटित हुई है और यही इटालियन व्यंजन को इसकी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा लगभग। यहां समझिए ये 4-5 जो टॉपिक है, यहां से आपके 5-6 पेज कंप्लीट हो गए। इसीलिए आपको क्या होगा, बहुत शॉर्ट टाइम में भी आपको एक मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। इसीलिए आपको ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। चाहिए टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, फिर क्लास कीजिए, आपके पूरे माइंड में ये नोट्स प्रिंट हो जाएंगे। बिना डंक वाली मधुमक्खियों के लिए कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश। ये थोड़ा सा अनयूजुअल सी न्यूज थी, इसीलिए इसको डाल दिया गया। मे भी शायद चांसेस हो कि पूछ दे आयोग। बिना डंक वाली जो मधुमक्खी होती हैं उनको कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है पेरू। पेरू ने क्या किया है, अपने यहाँ पेरू के यहाँ बहुत अधिक मधुमक्खियां होती हैं और जो आपका जंगल है वहां के पेरू के, जैसे आप अमेजन फॉरेस्ट है वहां भी पेरू में भी होते हैं, तो लगभग अमेजन फॉरेस्ट में बहुत हद तक क्या होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं जो परागण के लिए जिम्मेदार होती हैं और बहुत सारी कॉफी और तंबाकू इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है मधुमक्खियां। मतलब एक तो परागण करती हैं, फसलों के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी मधुमक्खियां। इसलिए बिना डंक वाली जो मधुमक्खियां हैं पेरू के द्वारा क्या किया गया है, इनको कानूनी मान्यता दे दी गई है, कानूनी राइट्स दे दिए गए और ये दुनिया के पहले ऐसे कीट बन गए जो इंसानों के समान कानूनी अधिकार रखते हैं। कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं, आप स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार रखते हैं, फूड का अधिकार रखते हैं, मतलब कानूनी राइट्स इनको मिल गए हैं ह्यूमन के जैसे, मतलब इंसानों के जैसे इनको कानूनी अधिकार मिल गए हैं और ये ऐसे दुनिया के पहले कीट बन गए। इसलिए ये थोड़ा सा अनयूजुअल सी न्यूज थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। किसके द्वारा किया गया है ये? पेरू के द्वारा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। अब देखिए वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट आई है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट आई है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? आर्टन कैपिटल। आर्टन कैपिटल के द्वारा वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 जारी की गई है और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इसने किसको बताया है? यूएई, नॉट यूएसए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। बहुत अच्छे से याद रखिए, यूएसए को मिली है 9th रैंक, यूके को मिली है 8th रैंक, कनाडा को मिली है 9th रैंक। यूके, कनाडा, यूएस जो ग्लोबली अपनी पासपोर्ट रैंकिंग के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में, मतलब सबसे ज्यादा बोला जाता था कि इनके ही पासपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने क्या बताया कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है और आर्टन कैपिटल के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे यूके, यूएस कोई बड़ी कंट्रीज होगा। इसीलिए यूएई सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रखता है इस रैंकिंग के अनुसार। भारत को रैंक मिली है 67। भारत की रैंकिंग वैसे भी खराब रहती है पासपोर्ट के मामले में, हम विश्व गुरु और भारत का डंका बजाने में आगे रहते हैं, लेकिन हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग खराब रहती है। हेल्थ इंडेक्स में हम इंडेक्स में नीचे ही रहते हैं। तो भारत की रैंकिंग क्या हो गई है? 67 रैंकिंग हो गई है। याद रखना, भारत की रैंकिंग भी याद रखनी है 67th रैंक, मतलब 67 भी हमारी रैंक हो गई है। यूके की 8th और यूएसए की 9th और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई से याद रखें या किसी भी चीज से याद रखें, उनका पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का ये 7वां सत्र हुआ है, ये केन्या नैरोबी में हुआ है। पहला फैक्ट आपको याद रखना है, यूएनईए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली। तो ये क्या होता है? ये पर्यावरण के जो भी मामले होते हैं उस पर अधिकार रखने वाली या उस पर डिसीजन देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है यूएनईए। तो इसका 7वां सत्र हुआ है नैरोबी, केन्या में। केन्या की राजधानी है नैरोबी, इसीलिए केन्या की राजधानी नैरोबी। यूएनईए का 7वां सत्र केन्या नैरोबी में हुआ है। इसने वैश्विक वनाग्नि प्रबंधन संबंधी भारत के प्रस्ताव को पारित हुआ है। इसमें क्या हुआ है? वैश्विक वनाग्नि मतलब कि फॉरेस्ट फायर होती है, जो ग्लोबल फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट जो संबंधित भारत की रिपोर्ट या प्रस्ताव है वो यहाँ पारित हुआ है।
कहां? यूएनई के 7वें सत्र केन्या नैरोबी में हुआ है। अब याद करते हैं, यही यूएनईपी कब बना था? 1972 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को यूएनईपी बना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी नैरोबी, इसका हेडक्वार्टर भी नैरोबी में है, इसीलिए यूएनईए का 7वां सत्र नैरोबी में हुआ है, हेडक्वार्टर यूएनईपी का नैरोबी में है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 1972 को क्या हुआ था? यूएनईपी बनाया था। यूएनईपी ने एक रिपोर्ट जारी की है, स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर फॉरेस्ट फायर मतलब वनाग्नि की तरह फैलना, स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या कहा है कि 2050 तक जंगल की आग लगभग 1/3 या 33% में ग्रोथ कर जाएगी, 30% तक बढ़ जाएगी 2050 तक जंगल की आग। तो इसीलिए आपको यहाँ यूएनईपी के हेडक्वार्टर, यूएनईपी का स्थापना दिवस और स्थापना इसकी तारीख याद करने के लिए ये और ये रिपोर्ट आपको यहाँ डाली गई है। तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यूएनईए का 7वां सत्र हुआ है नैरोबी केन्या में, केन्या नैरोबी में, और वनाग्नि प्रबंधन संबंधी जो भारत का प्रस्ताव है यहाँ पारित हुआ है। और यूएनईपी जो 5 जून 1972 को नैरोबी हेडक्वार्टर में बना था, स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर रिपोर्ट जारी की है। क्या कहा है? 2050 तक जंगल की आग 30% तक बढ़ जाएगी। अब देखिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स, सीसीपीआई 2026 का जारी हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, कौन जारी करता है? मेन यही पूछा जाता है, कौन जारी करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा इसमें। तो इसमें आपको याद रखना है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, यहाँ क्लाइमेट आ रहा है, यहाँ क्लाइमेट आ रहा है, आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। तो आपको याद रखना है मेजरली जर्मन वॉच, 3 इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और आपका क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 3 संस्थाओं के द्वारा जारी किया गया था। जारी कहां किया गया है? ये जारी किया गया COP 30 यूएनएफसीसी, आपको बताया था अभी, सीबीडी और क्लाइमेट चेंज और कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, 1992 में जो आपका रियो समिट हुआ था, वहां 3 कन्वेंशन मतलब कन्वेंशन पर समझौते हुए थे। तो COP 30 UNFCCC के दौरान ये क्या हुआ है? वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। ये कहाँ हुआ है? मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये टॉपिक है, तो नेक्स्ट कल की क्लास में भी इसको हम पूरे ऑल ओवर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी करेंगे इसलिए कल हमें रिवाइज हो सके। तो COP 30 UNFCCC के दौरान ये सूचकांक जारी हुआ है। COP 30 कहाँ हुआ है? ब्राजील के बेलम में, ब्राजील के बेलम में COP 30 किसका हुआ है? UNFCCC का। और ब्राजील में काफी समझौते हुए हैं, इसलिए ब्राजील इंपॉर्टेंट भी है। G20 का भी समिट ब्राजील में हुआ है, आगे पढ़ेंगे। G20 हुआ है, COP 30 UNFCCC का हुआ है, तो ये हमें याद करते हुए चलना है। अब COP 30 हुआ है कहाँ? ब्राजील में। COP 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में, पिछली बार भी पढ़ाया था, COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। COP 31 कहाँ होना है? अंताल्या तुर्की में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सट्रीम है, ये समझिए कि यहां से क्वेश्चन आएगा। देखिए आपको सबसे पहले बता दें, यहां से क्वेश्चन आते हैं। COP 29 कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में। COP 30 हुआ यूएनएफसीसीसी का COP 30, तो 29 कहाँ हुआ है? बाकू में। COP 30 हुआ है ब्राजील के बेलम में, और COP 31 होना है अंताल्या तुर्की में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए एक क्वेश्चन यहां से पक्का बनेगा। अब आप देख लीजिए कैसे आपको याद करना है। जारीकर्ता आपको बता दिया, जर्मन वॉच, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम या क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। यूएसए की इसमें रैंक थी 65, और इसमें डेनमार्क सबसे हाईएस्ट रैंक, मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेनमार्क की 4th रैंक आई है, डेनमार्क की आई है 4th रैंक। 1 2 3 पर कोई भी ऐसा देश नहीं आया जो 1 2 3 की रैंक में आए। उसके बाद 5वीं नंबर है यूके की, और 6वीं नंबर है मोरक्को। भारत 2025 में 10th रैंक पर था, हम बहुत ज्यादा रैंक बढ़ के 2023 हो गए हैं, क्योंकि हम जीवाश्म ईंधन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारी जो ऊर्जा की डिपेंडेंसी है वो हमारी फॉसिल फ्यूल पे ज्यादा है, और फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको पिछली भी क्लासेस में कई बार आपको पूरा मैप दिखाया गया कि फॉसिल फ्यूल लगभग हमारा 50% से ऊपर है। उसके बाद रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके भी आपको चार्ट बना के बताए थे कि किस प्रकार एलटी ग्रेड में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। हाइड्रो पावर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद विंड पावर, फिर सोलर पावर, उसके बाद आपके और भी बायोमास हो गए। तो ये भी आपको सारे क्वेश्चन भी कराए गए थे। अब आपको कैसे याद रखना है? भारत की रैंक 10वीं से खिसक के हम 23rd पहुंच गए हैं। डेनमार्क हाईएस्ट रैंक 4th है। उसके बाद अब हमें याद कैसे रखना है?
मेन है याद कैसे रखें। देखिए क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन सूचकांक में किसी भी देश को ऐसे मार्क नहीं दिए गए हैं कि 1 2 3 उसकी रैंक आ सके, किसी भी देशों को ऐसे मार्क नहीं दिए गए हैं, इसीलिए डेनमार्क 4th रैंक पर आया है। अच्छे मार्क लाने के बावजूद भी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क 4th रैंक आया है। सोचिए कोई बहुत अच्छे मार्क लाए और क्या हो जाए, उसको 1 2 3 रैंक नहीं मिले। सोच के देखिए, जलवायु परिवर्तन में किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया है कि अच्छे मार्क लाने के बावजूद भी 1 2 3 रैंक में नहीं आ पाए। तो कौन सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क हो गया ऐसा देश जो बहुत अच्छा जलवायु परिवर्तन के लिए काम किया, लेकिन फिर भी उसकी 4th रैंक आई है। आपको लग हो सकता है बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, बहुत खींच के करा रहे हैं, लेकिन यही सारी थ्योरी, यही सारी जो कहानी होती है वो दिमाग में बसेगी तो फिर आप बार बार नहीं भूलेंगे। भारत की 10वीं रैंक थी 2025 में और 23वीं रैंक हो गई 2026 में। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा यूएसए के द्वारा किसको दिया गया है? मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है सऊदी अरब को। ये क्या होता है नॉन नाटो सहयोगी दर्जा? दर्जा ये होता है, ये नाटो की तरह नहीं होता है कि कोई सैन्य पूर्ण रक्षा संधि होती है, बल्कि ये क्या होता है कि अमेरिकी सैन्य व तकनीकी सहयोग प्राप्त हो जाता है उस देश को। मतलब जिसको भी अमेरिका नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दे देता है, उसमें क्या होता है अमेरिका की सैन्य शक्तियां, थोड़ा सा तकनीकी सहयोग, इस प्रकार से थोड़े से सहयोग प्राप्त हो जाते हैं। यह कोई पूर्ण रक्षा संधि नहीं होती, बहुत अच्छे से याद करना है इसको। कोई पूर्ण रक्षा संधि नहीं होती है, केवल अमेरिकी सैन्य और तकनीकी सहयोग, अमेरिकी सैन्य और तकनीकी सहयोग प्राप्त होता है यूएसए के द्वारा। इस लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? सऊदी अरब को। तो वहां के जो किंग, सऊदी अरब के किंग जब यूएसए गए थे तो ये संधि का समझौता हुआ था, उसके द्वारा जो F-35 स्टील जो उसके जहाज होते हैं यूएस के द्वारा उसको सऊदी को देने की बात की गई थी। तो यही होता है नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा किसको मिला है? सऊदी अरब को। अब देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बहुत पूछे जाते हैं इंडेक्स, इसीलिए इनको बार बार अच्छे से याद भी करना है। कौन जारी करता है? बहुत सबको पता है, बीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बीपो के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। इसमें टॉप रैंक है स्विट्जरलैंड की, लास्ट रैंक है नाइजर की। टॉप रैंक है स्विट्जरलैंड की, लास्ट रैंक है नाइजर की। भारत की रैंक है 38, पिछले साल भारत की रैंक थी 39। देखिए पिछले साल की या पिछले बार की, जिसको भी घटनासार की रैंकिंग याद हो उनको पता होगा कि हमने जब 39 रैंक याद की थी भारत की, तो हमने कैसे याद किया था कि हमने क्या नवाचार किया है 3 में। देखिए 3 को 9 कैसे बनाएंगे, एक ऊपर से ऐसे कर दिया, इसकी कुंडली को ऐसे मिला दिया तो 3 9 बन गया, 3 9 39। इसको ऐसे मिला दिया हमने, नवाचार कर दिया कुछ इसमें। अब हम थोड़े नवाचार की श्रेणी में ऊपर पहुंच गए तो थोड़ा सा और अच्छा नवाचार करेंगे। देखिए 3 की दोनों गुंडियों को मिला दिया है तो क्या बन गया है? 3 की दोनों को मिलाया तो 3 का 8 बन गया है, तो क्या हो गया? 38। ऐसे ही आप याद रखेंगे ना, तब आपको वहां जाके याद होगी कि अच्छा हमने नवाचार सूचकांक में क्या नवाचार किया था। हमने क्या नवाचार किया था? 39 थे तो हमने ऊपर का एक नवाचार किया तो 3 का 9 बन गया। अब हम जब दोनों में नवाचार करेंगे तो 3 का 8 बन गया, तो 38 रैंक हो जाएगी, 38 रैंक हो जाएगी। और नवाचार इसमें 4 आ ही रहा है तो इसकी स्कोर में भी 4 आएगा, तो इसका स्कोर क्या हो गया? 40.5। तो आप 40 याद रखिए, नवाचार में 4 आ रहा है इसीलिए हम स्कोर याद रखेंगे। और इसकी रैंक याद रखने के लिए हमने क्या नवाचार किया, कंफ्यूज मत कीजिएगा, वरना नवाचार के रैंकिंग में आप डाल दें इंडिया की 40 रैंक और आप स्कोर में कर दें 38 स्कोर। स्कोर क्या है? 38। जब 3 की दोनों गुंडियों को मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। दोनों मुंह बंद कर देंगे तो क्या हो गया? 38। हमने नवाचार कर दिया, पहले नवाचार किया था एक मुंह बंद करके, 3 का 9 बनाया था, 3 का 8 बनाया है, तो हम रैंकिंग में बढ़ गए, नवाचार के रूप में आगे हो गए हम। अब देखिए अगली रिपोर्ट है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। जारीकर्ता कौन है इसका? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी? ओस्लो है आपकी नॉर्वे की राजधानी। तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट और आपका पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया है। अब इसमें भी सबसे अच्छा मार्क किसको दिया गया है? इसमें भी डेनमार्क को सबसे अच्छा मार्क दिया गया है। क्लाइमेट चेंज में भी डेनमार्क को अच्छे मार्क दिए गए हैं, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी में भी डेनमार्क को सबसे अच्छे मार्क दिए गए हैं। और अफगानिस्तान, ऑब्वियस सी बात है, अफगानिस्तान को आप इसलिए पकड़ लेंगे वुमेन की हालत आपको पता ही है, पीस वहां कैसा है आपको पता ही है, सिक्योरिटी वहां कैसी है। तो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी आप तीनों के बारे में जानते हैं, अफगानिस्तान में कैसी होगी। तो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें टॉप रैंक है, सबसे अच्छे मार्क जिसको मिलेंगे डेनमार्क क्लाइमेट चेंज में भी, और अफगानिस्तान की हालत आप वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी से समझ सकते हैं। इंडिया की रैंक है 131, 131 रैंक है इंडिया की पीस, वुमेन और सिक्योरिटी के मामले में। 131, 113,
131 3, क्योंकि 3 ही इसके बारे में, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी 3 है तो 3 को यहाँ लिखेंगे, आगे पीछे 1 लगा देंगे, कुछ ऐसे बनाइए। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी 3, आपको पता है कि 3 टॉपिक्स हैं, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी 3 लिखा, आगे पीछे 1 लगा दिए। ऐसे कुछ सीरीज कुछ ऐसे याद करके बनाइए ताकि याद रह सके, अब आप भूलेंगे नहीं, जब भी आएगा वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी 3 लोगों की बात हो रही है, 3 आगे पीछे 1 लगा देंगे, 131 हो गया है। अगला देखते हैं, आसियान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आसियान देशों का 47वां शिखर सम्मेलन हुआ है। आसियान देशों का 47th जो समिट हुआ है वो हुआ है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। और इसका 46वां सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी आपका कुआलालंपुर मलेशिया में ही हुआ था। अब मलेशिया के पीएम कौन थे? अनवर इब्राहिम, बहुत अच्छे से याद किया था हमने, कैसे याद किया था? मलेशिया का सिया पकड़ा था, मलाया प्रायद्वीप पर जब हमारी सिया मतलब कि सीता जी जाएंगी तो बिना बर नहीं रह पाएंगी, बिन बर नहीं मतलब बिन राम जी के नहीं रह पाएंगे, मैंने ऐसे कुछ याद किया था, आपको जैसे भी याद रहे। मलेशिया का अनवर इब्राहिम इसके अध्यक्ष थे, जिसने आसियान की अध्यक्षता की है 47वें शिखर सम्मेलन की। 46वां भी कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, 47 भी कुआलालंपुर मलेशिया में ही हुआ है। अब देखिए इसकी थीम क्या थी? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, अभी आपको बताया था IAS, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और अभी आपको पीछे क्या बताया था? किसकी COP 17, जो आपका CBD का COP 17 हुआ है, इसकी क्या थी? 17 से आपको बताया था 10, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। और इसकी क्या है? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, IAS। कुछ भी आप बना के ऐसे बनाइए। इसका 11th मेंबर कौन बना है? तिमोर लेस्ते। अभी तक इसको अस्थायी सदस्य की अध्यक्षता की गई थी, मतलब सदस्यता दी गई थी, अब इसको परमानेंट मेंबर बना लिया गया है आसियान के 47वें शिखर सम्मेलन में, जो हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में। अनवर इब्राहिम वहां की अध्यक्षता की थी इन्होंने। थीम आपको बताई दी, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। केवल मेन क्रिस्प और इंपोर्टेंट फैक्ट्स ही आपके इसमें डाले गए, एक दो बार रिवाइज करेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, क्लास देखेंगे, याद हो जाएगा आपको। 11th मेंबर बनाए तिमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर भी बोलते हैं जिसको। और बहुत अच्छा फैक्ट है ये, 1999 में कंबोडिया के बाद कोई पहली बार नया सदस्य, सोचिए लगभग 26-27 साल में कोई पहला सदस्य है जो 1999 में कंबोडिया को जोड़ा गया था। उसके बाद तिमोर लेस्ते पहला ऐसा सदस्य है जो 1999 के बाद जोड़ा गया है। तो इसकी आप गहनता को भी समझिए कि 1999 से कोई सदस्य इसमें नहीं जोड़ा गया है। 2025 तक आसियान में 10 मेंबर थे, उसके बाद 11वां मेंबर 2025 में जोड़ा गया है। उसके 47वें शिखर सम्मेलन में 1999 में कंबोडिया को जोड़ा गया था। कंबोडिया को भी लास्ट क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि आपकी थाईलैंड, चलिए आपको पहले इसके पूरे संस्थापक सदस्य बताते हैं। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। चूंकि थाईलैंड और कंबोडिया की मतलब लड़ाई चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है, सीमा युद्ध होता रहता है, कई बार ये अटैक कर देते हैं। इवन थाईलैंड की जो पेत्रा जो इनकी पीएम थी पहले, उनकी कंबोडिया की तारीफ मतलब दोनों की वार्ता के रूप में जो लीक हो गई थी, उसके लिए इनकी थाईलैंड की जो पीएम थी उनको इस्तीफा तक देना पड़ा था, मतलब उनको हटा तक दिया गया था। तो थाईलैंड और कंबोडिया का समझ सकते हैं कितना संघर्ष चलता है। इसीलिए थाईलैंड इसका परमानेंट मेंबर था, इसीलिए कंबोडिया को इतने लास्ट में जोड़ा गया, सबसे बाद में कंबोडिया को ही जोड़ा गया है। 1999 में कंबोडिया। और आसियान की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छे से याद रखना है, 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967। देखिए 6, 7, 8 कैसे याद रख सकते हैं? 6, 7, 8 1967। और आप अगस्त को भी जोड़ लीजिए, अगस्त भी 8 से ही बनेगा, अगस्त भी आपका 8 से बन रहा है, आपकी डेट भी 8 हो गई, और 6, 7 आपका क्या हो गया? मंथ ईयर हो गया। तो 8, 8, 6, 7, 6, 7, 8 ऐसे आप याद भी रख सकते हैं, कुछ आप ब्रेक करके कुछ ऐसे आप बना सकते हैं। बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। बैंकॉक घोषणा पत्र से बना है, कंफ्यूज मत करिए कि आसियान का हेडक्वार्टर बना दे बैंकॉक। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी, और आप बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी। बैंकॉक इसका घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना हुई 8/8/67, इसका क्या हो गया? स्थापना हो गई। ये एग्जैक्टली इसी टाइम बनाया है मैंने पहले से इसको प्रिपेयर करके नहीं रखा था। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो ऑन द स्पॉट आ जाती हैं, जैसे अभी मुझे लगा 8 अगस्त 8 ही हुआ, तभी मैंने काउंट किया, अगस्त 8, डेट 8, 6, 7 इसका क्या हो गया? सन हो गया। तो 6, 7 सन, अगस्त 8, डेट 8, 6, 7, 8, 8। तो ऐसे कुछ मतलब ऑन द टाइम ट्रिक आ जाए, या कुछ आपके दिमाग में आ जाए, कुछ मेरे से बेहतर आपके पास आ जाए, ये नहीं कि यही ट्रिक कॉपी, कुछ आपके पास और अच्छा ट्रिक आ सकती है, आप उसको बना के याद कर सकते हैं।
मोटिव यही है एट द एंड कि हमें यह एग्जाम में याद होनी चाहिए, कोई भी हो फैक्ट्स हमें एग्जाम तक लेके जाना है। स्थापना देख ली, घोषणा पत्र देख लिया, हेडक्वार्टर देख लिया, संस्थापक सदस्य देख लिए। थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसके 5 मेंबर इसके संस्थापक सदस्य थे। अब थाईलैंड की राजधानी आपने देख ली बैंकॉक, सिंगापुर की सिंगापुर है, मलेशिया की ऊपर ही बताइए कुआलालंपुर है, इंडोनेशिया की जकार्ता है और फिलीपींस की क्या है, मनीला है। देखिए नीचे भी लिखिए। अब देखिए थाईलैंड के पीएम कौन है, अनुतिन चार्नविक्राल, कुछ ऐसा नाम है इसका, अनुतिन चार्नविक्राल ऐसा नाम है। और सिंगापुर की आपको पीछे ही बताया था, सोंग वोंग, सोंग वोंग इनके कौन है, इनके सिंगापुर के पीएम है। मलेशिया के ऊपर ही बताया आपको कौन है, इब्राहिम अनवर। और उसके बाद इंडोनेशिया के, अब इंडोनेशिया के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फिलीपींस के कौन है, फिलीपींस के हैं बोंगबोंग मार्कोस, मार्कोस से आप याद रख सकते हैं मनीला। मार्कोस के जब, अब फिलीपींस में मार्कोस के जो सैनिक होंगे जब वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे तो बोलेंगे मनीला, कुछ ऐसा बनाइए ताकि आपको याद हो जाए। आपको क्या बताना है, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष, पीएम या प्रेसिडेंट जो भी हैं इनके राष्ट्राध्यक्ष, कमेंट बताइए कि प्रेसिडेंट और नाम। ये आप कमेंट में जब थोड़ा सा अपने एंगेजमेंट दिखाएंगे तो आप सीखने की प्रवृत्ति बहुत आगे बढ़ाते हो, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। अब इसकी देखिए अगली 2 बैठकें होगी, 48वीं और 49वीं कहाँ होनी है, फिलीपींस मनीला में होनी है। तो आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब पूरा एशियन के जो भी फैक्ट्स थे, जो भी न्यूज थी, सब आपको एक जगह मिल गई। ये 2-3 जगह से न्यूज उठा के आपको एक जगह एक ही पेज पर डाल दी ताकि आपको याद करना ईजी हो जाए। अब दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, बहुत चर्चा में रहा था ये, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने लिया है, सुरंगेल वेब, जो पलाऊ एक देश है, मतलब कि एक आइलैंड है, इसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं सुरंगेल वेब्स ने क्या किया है, दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू दिया है प्रशांत महासागर के नीचे लगभग लाइफाई टॉक्सिंग मार्क्स तकनीक के द्वारा। लाइफाई क्या होता है, लाइट फ्रीक्वेंसी, लाइट के द्वारा क्या होता है आप कि अपना मतलब साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। तो लाइट फाई जैसे अपना वाईफाई होता है, वाईफाई उसी प्रकार लाइफाई होता है। लाइफाई टॉक्सिंग मास तकनीक के द्वारा क्या किया गया है, पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया है, किसने, सुरंगेल विप्स ने। और ये पलाऊ के क्या है, राष्ट्राध्यक्ष हैं। पलाऊ 300 द्वीपों का, माफ कीजिए, 300 द्वीपों का एक देश है जिसकी राजधानी है नगेरू समुद्र। नगेरू समुद्र मैंने इसलिए लिया है, ये नगेरुल मुद है, वैसे मैंने इसलिए बना लिया इसको ताकि आपको देखिए याद करने की ट्रिक याद हो सके। अब आप समझ गए पलाऊ कहाँ है, प्रशांत महासागर का एक आइलैंड कंट्री है। इसके राष्ट्राध्यक्ष सुरंगेल विप ने क्या किया है, दुनिया का पहला लाइव वाटर इंटरव्यू दिया है। पलाऊ 300 देशों का द्वीप है, इसकी राजधानी नगेलू समुद्र है। अब कैसे याद रखना है, देखिए पलाऊ प्रशांत महासागर का एक द्वीप समूह देश है, ठीक है। अब सुरंगेल, जब लाइव वाटर इंटरव्यू देना होगा तो उसके लिए पानी के अंदर सुरंग तो बनानी होगी ना। पानी के अंदर जब सुरंग बनाएंगे तभी आप कुछ इंटरव्यू दे पाएंगे, पानी के नीचे जाके सुरंग बना के। तो आपको सुरंग से याद रखना है। पलाऊ, जो पलाऊ के राष्ट्राध्यक्ष है सुरंग, इनने पहली बार अंडर वाटर इंटरव्यू दिया है। अब इसकी राजधानी भी देखिए इसी प्रकार आपको याद हो जाएगी, नगेरू समुद्र। समुद्र के अंदर जब सुरंग बना के कोई पहली बार लाइव वाटर इंटरव्यू देगा, किसके द्वारा, पलाऊ के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा। क्रिस्टल क्लियर करते चलना है पूरे फैक्ट, यही फैक्ट याद हो जाएं। बस एक बार आपको नोट्स से रिवाइज करें और उसके बाद फैक्ट्स याद हो जाएं। जब पूरी कंपाइलेशन आपको मिलेगी उससे एक बार रिवाइज कीजिए, फैक्ट खत्म। अब आईयूसीएन का 90वां सदस्य बना है तुवालू। तुवालू क्या बना है, आईयूसीएन का 90वां सदस्य, ये बना है 14 अक्टूबर 2025। अब आप कहेंगे 15 अक्टूबर क्यों लिखा है, क्योंकि 15 अक्टूबर मेरा आता है बर्थडे, तो मैं अपनी कुछ ऐसी ट्रिक बनाऊंगा जिससे मुझे याद हो जाए। अब आप भी कुछ अपना ऐसा बनाइए, 15 अक्टूबर 2025, वैसे ये 14 अक्टूबर 2025 है, तुवालू 14 अक्टूबर 2025 को आईयूसीएन का 90वां सदस्य बना हुआ है। आईयूसीएन पीछे ही बताया 1948, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री की भूटान की यात्रा हुई और भूटान नरेश कौन थे, जिम्मे शिंगे वांगचुक। वांगचुक से आप पकड़ लीजिए भूटान के, वांगचुक कौन है, भूटान नरेश है, जिम्मे शिंगे वांगचुक। अब क्यों आपको ये कराई गई है, क्योंकि यहाँ ना पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। कई बार आयोग क्या करता है, यहाँ परियोजना लिखेगा, यहाँ देश लिख देगा, तो उससे आपको मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पुनातांशु द्वितीय जल विद्युत परियोजना, अब देखिए बहुत ईजी है, भूटान की सारी जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को याद रखना। देखिए इसमें भी छू आता है, वांगचू, मागदेचू, ये सभी क्या है, भूटान की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो पुनात सांगचू, वांगचू, मागदेचू, तो जब भी ऐसा कोई छू शब्द आए, जब भी कोई छू शब्द आ रहा है तो आप समझ जाइए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मतलब कॉन्टेक्स्ट में
पुनातांशु, बांगचू, मांगदेचू। तो छू जब भी आ रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कंसर्न में, तो किसकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगी? इंडिया और भूटान, मतलब इंडिया के सहयोग से भूटान में वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही होगी। अब देखिए G20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे आपको बताया था UNFCCC की जब COP30 भी मीटिंग बताई थी आपको बेलम ब्राजील में, तभी आपको बताया था कि G20 का भी 20वां शिखर सम्मेलन, G20 का 20th, G20 और 20th समिट कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ है, ब्राजील में G20 नहीं हुआ है। G20 कहाँ वर्तमान में हुआ है आपका? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 18वां आपको याद है जब ये भारत में हुआ था, इसलिए कराया ताकि सीक्वेंस बन जाए। तो 18वां हुआ था भारत में। अब इसके देखिए ट्रॉय का हमें याद रखने 19, 20, 21, 20वां वर्तमान है, वर्तमान का हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में क्या हुआ है आपका? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है आपका G20 का 20th समिट। और आपको जो बताया था पीछे UNFCCC, यदि पीछे मैंने गलत बोल दिया हो तो कंफ्यूज मत रहिए। UNFCCC का COP30 हुआ है कहाँ? ब्राजील के बेलम में। ब्राजील के बेलम में UNFCCC का COP30 हुआ है और ब्रिक्स समिट हुआ है। ब्रिक्स हुआ है इस बार ब्राजील में। तो ब्रिक्स और COP30 दो हुए हैं, ब्रिक्स और COP30 UNFCCC का, ये हुए हैं ब्राजील में। और 20th समिट G20 का हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका एक समिट है, पहली बार कई सालों बाद हुआ है, वो भी हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब कंफ्यूजन दूर है, ब्राजील में 2 समिट हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका में। ब्राजील में हुआ है ब्रिक्स और COP30, और G20 और आपका IBSA जो आगे पढ़ाएंगे वो हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 19वां G20 समिट कहाँ हुआ है? ब्राजील में, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। 19वां आपका G20 हुआ है ब्राजील में, 20वां G20 हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, 21वां G20 होना है अमेरिका के डोराल मियामी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको चारों शिखर सम्मेलन याद रखने हैं, किसके? G20 के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 का 20वां शिखर सम्मेलन आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में। अब चारों कैसे याद रखने हैं? 18वां हुआ है भारत में, फिर उसके बाद हुआ है ब्राजील में, फिर हुआ है साउथ अफ्रीका में, फिर हुआ है अमेरिका में। तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और आपका हुआ है USA में। अब इन तीन को यदि आप याद रखेंगे तो IBSA, इन तीनों का भी एक संगठन होता है जिसे IBSA, भारत, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका तीनों का एक संगठन भी होता है, जिसकी भी 7वीं या 6वीं मीटिंग अभी हुई है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के मियामी में 4 G20 के सीक्वेंस आपको याद रखने। इससे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि आयोग पूछेगा, ठीक है। अब G20 की थीम क्या रही है? एकजुटता, समानता व स्थिरता। यहां भी सस्टेनेबिलिटी आ गई है, सोलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, SES G20। पीछे आपको बताया था COP17 जो हुआ था आपका CBD का, इसकी क्या थी? 10 टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। उसके बाद बताई थी IAS इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये किसकी थी? आपकी आसियान की। तो आसियान, COP17 और G20 सबकी आपको थीम भी याद रखनी है। थीम जब आती है ना तो वहां आप मिस्टेक करते हैं, थीम छोड़ के आते हैं, इसीलिए थीम को भी याद करते हुए चलना है। इसके बाद स्थापना देखते हैं G20 की। 26 सितंबर 1999, जब हम कारगिल वॉर से जूझ रहे थे तब क्या हुआ था? G20 की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी देखिए क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है। इसकी स्थापना कैसे प्लेटफॉर्म के रूप में हुई? जो 1990 के बाद, जब 1990 के बाद जो आपने देखा होगा किस प्रकार इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे, तो 1991 का हमने LPG रिफॉर्म किए। तो 1990 के बाद जो आर्थिक क्राइसिस उभर रहे थे उनको सुलझाने के लिए G20 का क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। और इसमें ओरिजिनली इसमें क्या होता था? वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल होते थे। पहले इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल होते थे, ये इसका ओरिजिनल मोटो था। यही UPSC 2023 का क्वेश्चन है एज इट इज, कि G20 की ओरिजिनली स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल होने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके टोटल अभी तक 21 मेंबर हो गए हैं, टोटल 21 मेंबर हो गए हैं, जिसमें 19 देश हैं और 2 संगठन है, एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन। तो G20 में यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन डेर शेन है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और
अध्यक्षता मतलब उन्होंने उनकी सदस्यता की है ईयू की तरफ से। अब अफ्रीकन यूनियन जो लेटेस्ट जोड़ा है उसमें अंगोला के राष्ट्रपति जोआजो लोरंको द्वारा उनमें पार्टिसिपेट किया गया है। तो अंगोला के राष्ट्रपति कौन है ये भी हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि अंगोला की यात्रा हमारी अभी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसकी यात्रा की थी। जोआजो लोरेंका, जोआजो लोरेंका, इसकी राजधानी क्या है? लुआंडा। अब राजधानी कैसे याद रखेंगे? देखिए अंडा, यहां से अंडा से क्या निकालना है? अंडा, अंडा क्या होता है? गोल होता है, एक गोल शेप का ही तो होता है, अंडाकार भी हम उसको गोल में काउंट करते हैं। तो गोला क्या होगा? अंडा, अंडा क्या होगा? गोल। अंगोला लुआंडा। और इसके अध्यक्ष या इसके राष्ट्रपति कौन है? एक मिनट। हाँ, तो अंगोला की राजधानी है लुआंडा और इसके राष्ट्रपति हैं जोआजो लोरंको। ठीक है। अब IBSA इब्सा का छठा शिखर सम्मेलन, जिसकी भी मैं बात कर रहा था, IBSA, IBSA 18वां, 19 और 20 और 21वां आपको क्या बताया था? यूएस। तो IBSA G20 के 3 लगातार जो सम्मेलन हुए, साउथ अफ्रीका प्रेजेंट का है, ब्राजील पिछला वारा कर रहा है और इंडिया ने इसका 2023 का समिट जो भी 18वां समिट हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका इब्सा का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2013 में 5वां सम्मेलन हुआ था, 2013 के बाद 2025 में इसका शिखर सम्मेलन किया गया। समझ रहे हो? 14 साल के बाद इसका शिखर सम्मेलन हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, इंडिया एशिया, तो 3 कॉन्टिनेंट की मिलन से एक ये शिखर सम्मेलन हुआ है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि 2013 में भी भारत में ये समिट होना था लेकिन किसी कारणवश ये कैंसिल हो गया, उसके बाद से आज तक ये समिट हुआ ही नहीं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको इसकी गहनता बताई गई, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछे जाने की चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब इसमें क्या बात हुई है? यूएन जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार अब वैकल्पिक नहीं है बल्कि जरूरी हो गए हैं। और जो यूएस के द्वारा जो भी अटैक किए जा रहे हैं इससे भी आप समझ सकते हैं, यूएन हुआ, WTO हुआ, WHO हुआ, WHO से तो यूएन परमानेंटली निकल भी गया है बिना पैसे दिए, अभी की रिसेंट की न्यूज है। तो आप समझिए वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता नहीं, अब मतलब सुधार की आवश्यकता वैकल्पिक नहीं है, अब जरूरी हो गई है। इसीलिए इब्सा में ये बात उठाई गई है कि यूएन जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार अब वैकल्पिक नहीं बल्कि बहुत जरूरी हो गई है। इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस भी बनाया गया है इसी शिखर सम्मेलन में। इब्सा फंड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कि क्लाइमेट के अनुकूल हम खेती करेंगे, उसके लिए भी इब्सा फंड बनाया गया है। इसमें आतंकवाद की भी बात की गई है जो भारत हर मंच पर जाके करता ही है। तो ये आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि इब्सा फंड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कब बनाया गया है, इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका शिखर सम्मेलन का गठन कब हुआ था या इसका अध्यक्षता कहाँ हुई है, छठवां जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसके द्वारा अध्यक्षता की गई है, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, सब पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए दुनिया की सबसे लंबी व गहरी सुरंग निर्माणाधीन जो है, ऐसे क्वेश्चन आयोग पिछली बार भी पूछा है कि अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है या ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, ऐसे फैक्ट आयोग के द्वारा पूछे गए। पीवाई को उठाई के देखिए, दुनिया की सबसे लंबी गहरी अंडर वाटर जो अंडर सी सुरंग है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है नॉर्वे के द्वारा और सुरंग का नाम है रॉग फास्ट। सुरंग का क्या क्या नाम है? रॉग फास्ट सुरंग। और ये है कहाँ की? ये नॉर्वे की सुरंग है जो उसके 2 कॉन्टिनेंट मतलब कि उसके 2 स्थानों को जोड़ेगी। अंडर सी इसकी ये सुरंग होगी, 27 किलोमीटर की ये सुरंग होगी और लगभग 392 मीटर गहरी, 392 मीटर गहराई पर 27 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी सुरंग की। और ये बहुत टाइम बचा देगा, ट्रेवल डिस्टेंस बहुत कम कर देगा। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग रॉकफॉस नॉर्वे की। अब यहां देखिए उसके बाद देखते हैं कुछ रैंकिंग्स, जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली जाती है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली जाती है एशिया और वर्ल्ड की, और उसके बाद टाइम्स की निकाली जाती है। देखिए 4 टॉपिक्स या 5 टॉपिक्स हैं एक साथ, लगभग 5-6 पेजों का ये क्रस केवल एक पेज में, कैसे याद रखना है। देखिए क्यूएस के द्वारा एक एशिया रैंकिंग निकाली जाती है, एक यूनिवर्सिटी रैंक, एशिया यूनिवर्सिटी रैंक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक, एशिया यूनिवर्सिटी रैंक। उसके बाद एक मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग निकाली जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्यूएस के द्वारा एशिया की जो रैंकिंग है उसमें है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। एशिया की कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, चाइना की ही मान सकते हैं, हांगकांग यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड की कौन सी है? MIT, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, जो किसकी है? कैम्ब्रिज, अमेरिका में है।
MIT है QS के द्वारा वर्ल्ड की, एशिया की है हांगकांग। और इन दोनों में एशिया में भी भारत की यूनिवर्सिटी टॉप पे कौन सी है, IIT दिल्ली, और वर्ल्ड में भी IIT दिल्ली जो भारत की रैंकिंग्स आती है। उसके बाद मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अब दिख रहा होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। ये किसके द्वारा रैंकिंग जारी की जा रही है, ये QS के द्वारा जारी की जा रही है, जो एक ब्रिटिश मैगजीन है। QS के द्वारा मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के लिए जारी की जा रही है जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। और मैनेजमेंट के लिए हमारा IIM बेंगलोर, IIM बेंगलोर मैनेजमेंट के लिए QS के द्वारा, IIT दिल्ली QS के द्वारा एशिया और वर्ल्ड दोनों रैंकिंग में। और एशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटी है, और MIT वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटी है। अब उसके द्वारा जारी की जाती है टाइम मैगजीन के द्वारा, इसके द्वारा एशिया और वर्ल्ड दोनों की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें है सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, ये पुरानी रैंकिंग है क्योंकि अभी नई रैंकिंग आई नहीं है। कैसे हमने याद किया था, एस से सिंघुआ, और वर्ल्ड के लिए ऑक्सफोर्ड, वर्ल्ड के लिए चेंज हो गई, वर्ल्ड के लिए कौन सी है, ऑक्सफोर्ड। और हमारी IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर है टाइम्स के हिसाब से IISc बेंगलोर। मैनेजमेंट में है IIM बेंगलोर, टाइम्स के हिसाब से IISc बेंगलोर, और QS के हिसाब से है IIT दिल्ली। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, QS के द्वारा एशिया में है हांगकांग, QS के द्वारा वर्ल्ड में है MIT, और QS के द्वारा मैनेजमेंट में है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। एशिया और वर्ल्ड दोनों में ये मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है ना, इसलिए हमारी IIT यूनिवर्सिटी टॉप पे है। जब मैनेजमेंट की बात आएगी तो IIM मैनेजमेंट, IIM बेंगलोर। अब उसके बाद वर्ल्ड की जब रैंकिंग की बात आएगी टाइम्स के अकॉर्डिंग तो होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और एशिया की होगी सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है आपकी चाइना की। और दोनों के अनुसार हमारी IISc बेंगलोर जो आएगी टाइम्स के अकॉर्डिंग तो ऐसे आएगी। ये पांचों रैंकिंग्स याद करनी है, इंडिया की रैंकिंग याद करनी है, एक दो बार देखेंगे क्रिस्टल क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ आज हमारा लगभग 15 से 16 पेजेस, मुझे लग रहा है 16 से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे, 16 पेजेस लगभग हमने किसके, अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल हमारा घटनाक्रम है उसके हमने कंप्लीट कर लिए। अब लगभग कुछ ही पेजेस और बचे हैं, तो एक छोटी सी क्लास और होगी और हमारा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी हम जैसे इकोनॉमिक का बचेगा, यूपी का बचेगा, जो भी स्पोर्ट्स बचेगा उसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बस रिक्वेस्ट यही है आपसे, फीडबैक अपना जरूर दिया कीजिए, कैसी आपको क्लास लग रही है, फैक्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्या कमी है क्या अच्छा है, अपना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यू दिया कीजिए, जिससे हमें क्या होती है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका भी इंगेजमेंट बनता है, आपकी भी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।